Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a novel named as A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. This is included in a subject 20th century fiction and prose which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले हम जेम्स जॉयस की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनकी बर्थ जो है वो 2 फरवरी 1882 को डबलिन आयरलैंड में हुई, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन को अटेंड किया, जहाँ पर इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेजेस को स्टडी किया। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक मॉडर्निस्ट राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनके मेजर वर्क्स में डबलिनर्स 1914, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916, यूलिसीज 1922 एंड फिनिगन्स वेक 1939। नेक्स्ट चलते हैं लिटरेरी स्टाइल की तरफ। तो ये अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव स्ट्रक्चर, विविड यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। अगर थीम्स की बात करें तो इनके वर्क्स में मेजर थीम्स हैं आइडेंटिटी, आयरिश कल्चर, नेशनलिज्म, रिलीजन, फैमिली, पर्सनल फ्रीडम एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ही मैरिड नोरा बार्निकल इन 1931। नेक्स्ट चलते हैं चैलेंजेस की तरफ। तो इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी, ठीक है। उसके साथ साथ आई रिलेटेड इलनेसेस, सेंसरशिप कंट्रोवर्सीज। डेथ की बात करें, इनकी डेथ जो है 13 जनवरी 1941 को जूरिक स्विट्ज़रलैंड में हुई, ठीक है। लेगेसी, ही इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी एंड अ पायनियर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। नेक्स्ट चलते हैं जो आज का हमारा नावल है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उसके ओवरव्यू की तरफ। 1916 में पब्लिश होने वाला ये जो नावल है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, स्टीफन डेडलस जो कि जेम्स जॉयस का मुतबादिल किरदार है, उसकी स्पिरिचुअल यानी रूहानी, मॉरल यानी इखलाकी और इंटेलेक्चुअल यानी कि जो फ़िक्री नशो नुमा है उसको ट्रेस करता है, उसका अहाता करता है। ये जो नावल है बिल्डिंग्स रोमन एंड कंसल रोमन ट्रेडिशन के अंदर लिखा गया। बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग्स रोमन क्या है, ठीक है। ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है नॉवल ऑफ फॉर्मेशन या फिर नॉवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इट रेफर्स टू कमिंग ऑफ एज स्टोरी दैट फॉलोज अ कैरेक्टर साइकोलॉजिकल, मोरल एंड इमोशनल ग्रोथ फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है कंसल रोमन ट्रेडिशन। ये एक और जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है आर्टिस्ट्स नॉवल। कंसल रोमन जो है वो बिल्डिंग्स रोमन ट्रेडिशन का एक सब जॉनरा है और इसका फोकस होता है स्पेसिफिकली आर्टिस्ट का जो माइंड है, जो उसकी इमेजिनेशन है और उसके साथ साथ जो उसकी क्रिएटिव आइडेंटिटी है उसकी डेवलपमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो नावल है, ठीक है, कंसल रोमन और बिल्डिंग्स रोमन ट्रेडिशन या उसकी रवायत में लिखा गया है, लेकिन जो इनकी कन्वेंशनल रोमांटिसिज्म है, ठीक है, जो रवायती रोमांटिसिज्म है उसको रद्द करते हुए इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों फॉर्म्स को, ठीक है, रीडिफाइन करता है। ये जो नावल है, ठीक है, बेसिकली ये आइडेंटिटी यानी शनाख्त, रिलीजन यानी मज़हब, नेशनलिज्म यानी कौमियत और आर्टिस्टिक अवेकनिंग यानी फ़नकाराना बेदारी की खोज है। उसकी एक एक्सप्लोरेशन है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक तजर्बाती तर्ज में बयान की गई है, ठीक है, जो कि स्टीफन डेडलस जो है उसकी कॉन्शियसनेस यानी कि उसके शऊर के साथ साथ तरक्की करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जेम्स जॉयस जो है उसने इपिफनी बेसिकली एक सडन रेवलेशन है, मीनिंग की यानी कि मानी या हकीकत का एक अचानक इंकशाफ, ठीक है, उसके तसव्वुर को इस्तेमाल करता है ताकि स्टीफन डेडलस की जो ग्रेजुअल फ़नकाराना बेदारी है उसको जाहिर कर सके। कैसे फ़नकार के तौर पर जो खामोशी, ठीक है, यानी कि साइलेंस, एग्जाइल यानी कि जिलावतनी एंड कनिंग और चालाकी के ज़रिए आज़ादी हासिल करना चाहता है। अब इस नावल की इन डिटेल समरी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 है चाइल्डहुड एंड इनोसेंस यानी कि बचपन और मासूमियत। ये जो नावल है इसका आगाज़ स्टीफन डेडलस के इब्तदाई बचपन की जो फ्रेगमेंटेड परसेप्शंस हैं, जो मुंतशिर तासरात हैं, उनसे होता है जब वो क्लोंगोज वुड कॉलेज नामी एक जेज़ुइट बोर्डिंग स्कूल में तालीम हासिल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या होता है,
अब जो ज़ुबान है वो ख़ुद बच्चे के जहन की अक्कासी करती है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एंड अ वेरी गुड टाइम इट वाज, एक ज़माने की बात है और वो बहुत अच्छा ज़माना था। स्टीफ़न अपने इब्तदाई बचपन में कई उलझनों का सामना करता है, जैसे कि रिलीजन एंड मोरालिटी, ठीक है, अपनी माँ की मजहबी अकीदत और अपने बाप बेबाकी के दरमियान तज़ाद, ठीक है। सेकंड है नेशनल पॉलिटिक्स, क्रिसमस के खाने पर पार्नल के मसले पर होने वाली शदीद बहस, जिससे कौमी और मजहबी इख्तलाफात नुमायाँ होते हैं। और थर्ड है सोशल हायरार्की एंड पनिशमेंट, फादर डॉलन की जानिब से नाहक सज़ा पाने का वाक़या, जो स्टीफ़न के अंदर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बगावत का पहला एहसास पैदा करता है। नेक्स्ट जो स्टीफ़न की पहली बगावत है, फादर डॉलन की नाइंसाफ़ी की शिकायत करना, इसे दूसरों की तारीफ़ और अपनी उभरती हुई जो इनफरादियत है, इंडिविजुअलिटी है, उसका एहसास दिलाती है, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसका एंड जो है आइसोलेशन, ठीक है, लॉनलीनेस और एलियनेशन यानी कि तन्हाई और अजनबियत के एहसास पर होता है, जो इसकी पूरी ज़िंदगी में बिलोंगिंग और आइसोलेशन यानी कि ताल्लुक़ और तन्हाई के दरमियान जो जारी स्ट्रगल है उसकी पेशगोई करता है। इसका सेकंड चैप्टर है एडोलेसेंस एंड डिज़ायर, ठीक है। अब बेल्वेडियर कॉलेज में स्टीफ़न का जो शऊर है, ठीक है, उसकी जो अवेयरनेस है वो वसी होने लगती है, ठीक है। वो जो क्लास डिफरेंसेस हैं यानी तबकाती फ़र्क है उससे आगाह होने लगता है, जब इसके ख़ानदान की जो माली हालत है वो बिगड़ जाती है। इसके बाप का मुअज़्ज़िज़ हैसियत से कर्ज़ और ज़िल्लत की तरफ ज़वाल स्टीफ़न को शर्मिंदा करता है और आहिस्ता आहिस्ता इसे आयरिश समाजी ज़िंदगी से अलग कर देता है। अब इस अरसे के दौरान वो एस्थेटिक सेंसिटिविटी यानी कि जमालियाती हिस्स पैदा करता है, खूबसूरती और अल्फाज की ताकत को दरियाफ्त करता है। ही इज़ टेम्प्टेड बाय सेंशुअल डिज़ायर, वो जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उनके जाल में फंस जाता है, कल्मिनेटिंग इन हिज फर्स्ट सेक्शुअल इनकाउंटर विद अ प्रोस्टिट्यूट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो मोमेंट है इसको सिनफुल और ट्रांसेंडेंट यानी कि दोनों तरह से डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि गुनाह आलूद और रूहानी तौर पर बुलंद करके दिखाया गया है। हर आइज़ हैड कॉल्ड हिम एंड हिज सोल हैड लीप्ड एट द कॉल, उसकी आंखों ने उसे पुकारा और उसकी रूह उस पुकार पर लपक गई। जेम्स जॉयस इस मंज़र को स्टीफ़न की पहली जो फॉल्स इपिफनी है, गलत रूहानी बेदारी है, उसके तौर पर पेश करता है। एक ऐसा लम्हा जिसमें वो जज्बा और गुनाह दोनों का एक कंफ्यूजिंग मिक्स है, एक पेचीदा इम्तजाज है। ये जो फिज़िकल एक्सपीरियंस था, ठीक है, ये जो जिस्मानी तजर्बा दरअसल एक रूहानी बहरान की शुरुआत बन जाता है। इसका थर्ड चैप्टर है गिल्ट एंड रिलीजियस टेरर यानी कि गुनाह और मजहबी खौफ। अब स्टीफ़न गुनाह के एहसास में पूरी तरह घिर जाता है। इसकी कैथोलिक परवरिश इसे अपने गुनाहों से खौफजदा कर देती है। एक ताकतवर जेज़ुइट सरमन के दौरान के ज़रिए जो दोज़ख की आग है और अब्दी सज़ा की होलनाक तस्वीरी जो तफसील है वो इसे शदीद दहशत में मुब्तला कर देती है। ये जो चैप्टर है मजहबी तालीमात और खौफ पर मबनी अखलाकियात पर जेम्स जॉयस की गहरी तंज को ज़ाहिर करता है। स्टीफ़न इस दौरान गुजरता है सबसे फर्स्ट एक्सट्रीम पेनिटेंस एंड एस्केटिक डिसिप्लिन, ठीक है, हाई तौबा और रियाजत के मरहले से, ठीक है। और सेकंड है डिज़ायर टू क्लिंस हिज सोल थ्रू कन्फेशन एंड डिवोशन, अपनी रूह को पाक करने की ख्वाहिश से, जिसे वो एतराफ़ और इबादत के ज़रिए हासिल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ अरसे के लिए वो मजहबी नेकी की मिसाल बन जाता है, यहाँ तक कि इसे जेज़ुइट ऑर्डर में शामिल होने की पेशकश भी मिलती है, लेकिन वो महसूस करता है कि ये रास्ता भी एक नई कैद है अपने इनफरादी वजूद को अदारा जाती कंट्रोल के हवाले करने के मुतरादिफ। जो चैप्टर 4 है वो है इपिफनी एंड रेबिलियन, ठीक है, रूहानी बेदारी और बगावत। अब इस चैप्टर में स्टीफ़न के अंदर ईमान और आज़ादी के दरमियान जो जारी कशमकश है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब साहिल पर चलते हुए स्टीफ़न को जो एस्थेटिक रेवलेशन है, जमालियाती इंकशाफ है, उसका एक गहरा लम्हा महसूस होता है जब वो एक लड़की को लहरों में खड़े देखता है, ठीक है। हर इमेज पास्ट इनटू हिज सोल फॉर एवर, ठीक है, और उसे महसूस होता है कि खूबसूरती, फ़न और जो ज़मीनी ज़िंदगी है वो दरअसल मुकद्दस है, ठीक है। ये लम्हा इसके अंदर पहले वाले मजहबी खौफ की जगह तख्लीकी बेदारी को ले आता है। अब वो मजहबी और कौमी पाबंदियों को मुस्तरद कर देता है और ऐलान करता है, आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव, आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ यूजिंग फॉर माई डिफेंस द ओनली आर्म्स आई अलो माई सेल्फ टू यूज़, साइलेंस, एक्साइल एंड कनिंग।
वो कहता है कि मैं उसकी खिदमत नहीं करूँगा जिस पर मेरा ईमान नहीं रहा। मैं खुद को इजहार करने की कोशिश करूँगा और अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ इन्हीं हथियारों का सहारा लूँगा जिनकी इजाज़त मैं खुद को देता हूँ, जिसमें खामोशी, जलावतनी और चालाकी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो लम्हा है स्टीफन की फ़नकार के तौर पर, ठीक है, आर्टिस्ट के तौर पर नई पैदाइश, रीबर्थ की अलामत है। वो पुख्ता अज़म कर लेता है कि वो आयरलैंड के जालों, यानी कि जो जाल होता है, ठीक है, नेट्स कहा गया, फैमिली, चर्च और नेशन, यानी कि ख़ानदान, कलीसा और कौम से ख़ुद को आज़ाद करेगा। ठीक है। अब चैप्टर 5 जो है वो है आर्टिस्टिक विजन एंड एग्जाइल, यानी कि फ़नकाराना बसीरत और जलावतनी। अब स्टीफन जो है वो एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म है। वो एस्थेटिक्स यानी कि जमालियात और आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त, ठीक है, इस पर फ़लसफ़ियाना मुबाहसों में हिस्सा लेता है। वो खूबसूरती, फ़न और माशरे में फ़नकार के किरदार से मुतल्लिक अपने नज़रियात पेश करता है। ठीक है। एक्वाइनस और अरिस्टोटल के ख्यालात से मुतासिर होकर, लेकिन इन्हें अपनी मखसूस एपिफनी की जमालियात यानी एस्थेटिक ऑफ एपिफनी में डाल देता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो खुद को दर्ज झैल से दूर कर लेता है, जिसमें फर्स्ट है फ्रेंड्स, सेकंड है आयरलैंड और थर्ड है रिलीजन। फ्रेंड्स जो हैं यानी कि दोस्तों से जो आम और महदूद ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करते हैं, आयरलैंड से जिसके तंग नज़री पर मबनी रवैये यानी कि पैरोकियलिज्म से वो नफ़रत करता है। ठीक है। और थर्ड है रिलीजन, मज़हब से जिसे वो अब एक दबा देने वाले अकीदे, रिप्रेसिव डॉगमा के तौर पर देखता है। स्टीफन की तब्दीली मुकम्मल हो जाती है, ठीक है, जब वो फैसला करता है कि वो आयरलैंड छोड़कर फ़नकाराना आज़ादी के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाएगा। ठीक है। अब ये जो नावल है इसकी एंडिंग, इसकी जो डायरी के अंदराजात हैं, ठीक है, यानी कि जर्नल एंट्रीज़ हैं, उस पर होता है, जिसे वो अपने अफसानवी हम नाम डेडलेस, जो तख्लीकी परवाज़ की अलामत है, उसके नाम लिखता है। वो कहता है, वेलकम ओ लाइफ, आई गो टू इनकाउंटर फॉर द मिलियंथ टाइम द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड टू फोर्ज इन द स्मिथी ऑफ माई सोल द अनक्रिएटेड कंसाइंस ऑफ माई रेस। खुश आमदीद ए ज़िंदगी में लाखवीं बार तजर्बे की हकीकत का सामना करने जा रहा हूँ और अपनी रूह की भट्टी में अपनी कौम के गैर तश्कील शुदा ज़मीर को डालने जा रहा हूँ। इसका ये जो अहद है, ठीक है, ज़मीर को ढालने का, ये एक ही साथ तख्लीक और बगावत दोनों की अलामत है। ये अमल इस बात की नुमाइंदगी करता है कि वो दबा देने वाली सकाफत के अंदर से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार शनाख्त तराशना चाहता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। इसमें फर्स्ट थीम है आर्टिस्टिक सेल्फ डिस्कवरी, यानी फ़नकाराना खुदी की तलाश। अब जो स्टीफन है, अब इसका जो सफ़र फ़नकार के तौर पर ख़ुद शनासी की तरफ है, ठीक है, इसकी नशोनुमा एक रूह की भट्टी में डलने के अमल की मानद है। ठीक है। जो तसादुम है, गुनाह है और रूहानी बेदारी है, एपिफनी, उसके मराहल से गुजरते हुए वो एस्थेटिक डिटैचमेंट यानी जमालियाती ला ताल्लुकी के नज़रिए तक पहुंचता है। इसका सेकंड थीम है रिलीजन एंड रेबिलियन, मजहब और बगावत। अब चर्च की जानब से स्टीफन के बचपन पर नफ्सियाती कंट्रोल इसके अंदर बगावत को जन्म देता है। इसका जो प्रीस्टहुड यानी पादरी बनने से इनकार है, ठीक है, इसकी अखलाकी और रूहानी मफलूजी यानी कि स्पिरिचुअल पैरालिसिस से आज़ादी की अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड थीम की तरफ, जो कि है आयरिश नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी, यानी कि आयरिश कौमियत और शनाख्त। स्टीफन की ख़ानदान, सियासत और कौमी फ़र्ज से बगावत। जेम्स जॉयस की इस तनकीद की अक्कासी करती है कि आयरलैंड रूहानी और सकाफती मफलूजी पैरालिसिस का शिकार है। ठीक है। इसके नज़दीक जो एग्ज़ाइल है, जलावतनी है, वही असलियत और खुदी तक पहुँचने का वाहिद रास्ता बन जाती है। इसका फोर्थ थीम है एपिफनी, यानी रूहानी बेदारी। ये तस्वुर जेम्स जॉयस के इब्तदाई काम जो स्टीफन हीरो है, ठीक है, उससे लिया गया है। एपिफनी जो है, ठीक है, उन रोशनी या इंकशाफ के लम्हों की नुमाइंदगी करता है जब आम वाक़यात या मनाजर में जो गहरा मानवी एहसास जो है वो ज़ाहिर होता है। अब स्टीफन का साहिल पर लड़की को देखने का जो तजर्बा है, नावल की सबसे आला एपिफनी है, एक ऐसा लम्हा जहाँ खूबसूरती, रूहानियत, फ़न जो है वो एक हो जाते हैं। इसके लास्ट थीम की तरफ चलते हैं, विच इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब जेम्स जॉयस ने इस नैरेटिव मोड को पेश करने में जो है वो पेश कदमी की, जिसमें कहानी बैरूनी वाक़यात और स्टीफन के मुंतशिर शऊर के दरमियान रवानी से हरकत करती है। ठीक है। अब जो लैंग्वेज है
पुख्ता और गहरी होती जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीफ़न का जहन और जो इसकी फ़हम तरक्की करते हैं। ठीक है, यूं जो है ये नावल का असलूब खुद इसके मरकज़ी किरदार की ज़हनी इर्तिका की अक्कासी बन जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.